अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं आज खास बातचीत करने के लिए। आपने नई पार्टी बनाई है और लगातार आप दौरे कर रहे हैं, तो प्रदेश में कैसा लग रहा है, माहौल क्या दिख रहा है इस बार आने वाले, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव? क्योंकि भाजपा की डबल इंजन सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगार हो गया। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं, उनके लिए रोजी और रोटी के लाले पड़े। गरीबी बेतहाशा बढ़ी है, यहाँ तक कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पे आके टिक गई है। महंगाई आसमान पर है, जिससे कि आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। आज जब से भाजपा की सरकार बनी है, लगातार बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवानों पर जुर्म जैसे अत्याचार बढ़े हैं, जिसका नतीजा है कि रोजाना 2-4 दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के नौजवानों की हत्या होना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटना घटित होना आम हो गई है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय सरकार उनको बचाने में लग जाती है, जिससे कि अपराधी के हौसले बुलंद हैं, बढ़े हैं। और यही नहीं, भाजपा सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बारी बारी से इसने सबके विश्वास को तार तार कर दिया। यहाँ तक कि जिन दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों ने झूम करके भाजपा को वोट दिया, सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण को शून्य और निष्प्रभावी कर दिया। यहाँ तक कि सामान्य मेरिट से ज़्यादा अंक लाने के बावजूद भी नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वापस कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में प्रवेश में भी यही फार्मूला लागू किया जाता है कि सामान्य लड़कों की मेरिट से ज़्यादा अच्छी मेरिट पाने के बावजूद भी SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं को एडमिशन में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वहाँ भी उच्च शिक्षा से उनको वंचित किया जा रहा है। बरेली में कल हिंसा और उपद्रव किया गया, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मौलाना तौकीर रजा को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा कि भूल गया था एक मौलाना कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जो भी इस तरीके से अपराध कारित करेगा, जो उपद्रवी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मौलाना तौकीर रजा को जेल भेज देगा। आप इसे कैसे देखते हैं, इस कार्रवाई को लेकर क्या कहें? मैं उस पर भी आ रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले अपनी जनता पार्टी के गठन की बात की, तो उसके गठन के पीछे यही मूलभूत मुद्दे हैं। योगी सरकार 27,764 स्कूल बंद करने पर आमादा थी। अपनी जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया, जिसके चलते योगी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और स्कूल बंद नहीं होंगे इस बात का ऐलान किया। लेकिन आज भी तमाम ऐसे स्कूल जिसमें ताले लग गए थे खुले नहीं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अराजकता की शिकार बन गई। योगी सरकार के आधे दर्जन से ज़्यादा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस बात का रोना रोते हैं कि विभागीय अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। जब योगी सरकार के मंत्रियों का ये हाल है कि विभागीय अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आम जनता की क्या दुर्दशा हो रही होगी, इसका अंदाज़ा इसे लगाया जा सकता है। यही नहीं, मोदी सरकार ने देश को बहुत बड़ा धोखा दिया। आज मोदी जी देश बेचने पर आमादा है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था, अदानी अंबानी जैसे कुछ चंद थैलीसाओं के हाथों में कौड़ियों के भाव परोस दिया। आज जिस तरीके से भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के देश को लूट रही, खोखला कर रही है, GST से छोटे व्यापारी से लेके मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ दिया, GST छोटी छोटी चीज़ों पर लगा करके आम जनता का खून चूस लिया, उससे आज जनता त्राय त्राय कर रही। इसलिए तीसरे विकल्प के रूप में अपनी जनता पार्टी को हमने स्थापित किया है
और आज बड़े पैमाने पर अपनी जनता पार्टी जनाधार बढ़ा भी है। लगातार मेरे प्रदेश के जिलों विधानसभाओं के दौरे भी चल रहे हैं। अब तक 42 जिले का दौरा मैं पूरा भी कर चुका हूं। अब बुंदेलखंड के दौरे पर जाने वाला हूं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी यात्रा संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश भ्रमण पर चल रही है। मकसद है 2027 में योगी सरकार की विदाई और अपनी जनता पार्टी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश को बचाने का काम। रही बात, आपने बरेली की घटना का उदाहरण दिया, तो स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चरमरा गई है, इस प्रकार की घटनाएं उसी की देन। अगर कानून व्यवस्था चाक चौबंद होता तो जो कुछ भी बरेली में हुआ वो नहीं होता। रही बात, योगी जी हवा हवाई बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। हम कहते हैं अगर चाक चौबंद कानून व्यवस्था होती तो बरेली में परिस्थिति नहीं पैदा होती। ये परिस्थिति पैदा इसीलिए हुई कि कानून व्यवस्था लचर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज कानून के रखवाले कहीं न कहीं कानून को तोड़ने में सहायक भूमिका अदा कर रहे हैं, सहयोगी की भूमिका अदा कर रहे हैं, और यही कारण है कि आज कानून असहाय बन गया है। देखिए, एक चीज़ बरेली को लेकर मौलाना ताकिर रजा को लगातार ये कहा गया था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने जिस तरीके से वहाँ के जिलाधिकारी ने उनके घर के सामने एसडीएम को लगाया था कि आप अपना जो आपको देना है आप अपना दे सकते हैं जिस तरीके से ज्ञापन। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल करते रहे, वीडियोस वायरल करते रहे, लगातार वो इस तरीके से हिंसा को लेकर कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश की। और इस गिरफ्तारी को लेकर आप क्या मानते हैं, इस गिरफ्तारी को लेकर जो मौलाना ताकिर रजा की गई है? पहली बात तो अधिकारी अगर चाक चौबंद पहले से होते तो ये परिस्थितियां पैदा ही नहीं होती। ये तो कहीं नहीं कहीं प्रशासन की ढिलवाई से परिस्थितियां पैदा हुई। बहरहाल, चूंकि अब मुख्यमंत्री जी हैं, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे, लेकिन ये गिरफ्तारी की नौबत आई क्यों? अगर पहले से ही प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता, जुलूस निकलता नहीं, लाठीचार्ज होता नहीं, ये परिस्थिति पैदा होती नहीं। ये परिस्थितियां जानबूझ के पैदा की गई ना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार पहले की सरकारों में क्या होता था, जो माफिया होते थे उनका कहीं ना कहीं स्वागत किया जाता था, उनके कुत्तों से हाथ मिलवाया जाता था, वो ये दौर नहीं रह गया। ये सरकार उत्तर प्रदेश सब बदल गया है। तो उन्होंने पिछली सरकारों को लेकर आज जमकर सवाल उठाए। जो पहले माफिया तो आज भी माफिया हैं, आज भी उनकी शानो शौकत पहले जैसी ही है। ये धर्म के नाम पर दो माफियाओं का सफाया इन्होंने किया है, उससे उत्तर प्रदेश की माफिया साफ नहीं हुई है। और विशेष रूप से इन्होंने माफियाओं को जाति और धर्म में बांटा है। मजहबी तौर से मुस्लिम समाज के दो माफिया थे, उनको मुठभेड़ में या जेल में या किसी न किसी रूप में मौत के घाट उतरवा दिया। शेष तो सत्ता के गलियारे में टहल रहे ना। तो दो की हत्या होने के बाद सारे माफिया क्या सुधर गए क्या? सारे माफिया सत्ता के गलियारे में आज भी चलते नजर आते हैं। शायद क्योंकि मुख्यमंत्री जी की नज़र उन पर इसलिए नहीं जाती कि उनका ताल्लुकात मुख्यमंत्री की बिरादरी से होता है। अगला सवाल बहुजन समाज पार्टी को लेकर, आप तो काफ़ी दिन वहाँ रहे, काफ़ी नज़दीक से देखा। 9 तारीख को काशी राम जी का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन बड़ी रैली की तैयारी है और लगातार बसपा दावा करेगी 2027 में इस बार आएगी। आपको क्या लगता है, इस दावे में कितना आप मानते हैं सही? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का खेल उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन बहुजन समाज पार्टी के नेता ने बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से नाता तोड़ लिया। जिस दिन मानवर काशीराम जी का स्लोगन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को खत्म करके बीएसपी नेता ने एक नया नारा इजाद किया
जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी दिन से बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। 4 बार सत्ता में रहने वाली बसपा आज एक विधायक पे आके टिक गई है। तो स्वाभाविक रूप से बसपा आज अपने खोते हुए जनधार से निराश है, हताश है। किसी तरीके से अपने जनधार को रोकने के लिए तरह तरह के तिकड़म, साजिश, सिगोफेबाजी का सहारा लिया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, बसपा के कल प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, उन्होंने कहा कि आप जाएं। हम पूछे कि आप बसपा में, आपसे संपर्क में आप लगातार दोनों दल के लगभग विचारधारा एक है, तो क्या लगातार हम सवाल करते रहे उनसे कि क्या आपके संपर्क में, तो बोले कि भाई वो आए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर वो बहन जी से आके मिलें और अपनी बात गलती माने तो हम उनको अपनी पार्टी में ले लेंगे। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? न पिद्दी का शोरवा। बीएसपी की प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत? जब भावी उत्तराधिकारी आकाश आनंद पार्टी से 3 बार निकाला गया, 3 बार लिया गया, तो पाल जी कहाँ ठहरते हैं? तो पाल जी के साथ भी यही होगा। अब पाल जी के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात दीगर है, लेकिन उनकी हैसियत क्या है शायद उनको अपना अंदाज नहीं है। इसलिए इस प्रकार के बचकानी बातों का मैं संज्ञान नहीं लेता हूँ। आखिरी सवाल, आजम खां जी बाहर आ गए, अखिलेश यादव मिलने अब रैली के एक दिन पहले जा रहे हैं, लगातार तक तंजीन फातिमा मुलाकात कर रही हैं, हाँ ना चलता रहा, लेकिन अखिलेश यादव जा रहे हैं, ऐसे आप कैसे देखते हैं? भाई, जब आजम खान साहब की हालचाल लेने की आवश्यकता थी तब तो अखिलेश यादव जी दूरी बनाए हुए थे। अब जेल से बाहर आने के बाद अगर मिलने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। हो सकता है उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो, इसलिए मुलाकात करके उन अपनी गलतियों को बराबर करना चाहते हो। क्योंकि सभी एक ही पार्टी के हैं, इसलिए ये मिलना जुलना स्वाभाविक है। कोई इसको राजनीतिक अर्थ इसका नहीं निकाला जाना चाहिए। अखिलेश यादव के पीडीए को आप कहाँ देखते हैं? पीडीए जो उनका पीडीए है, पीडीए को लेकर लगातार वो दावा कर रहे हैं कि उनका पीडीए एकदम सफल है, सरकार कहीं ना कहीं 2027 में बना लेंगे। उनके प्रवक्ता भी लगातार इस तरीके से दावा करते हैं। इस दावे में कितना आप देखते हैं? आपने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से देखा है, उसको राजनीति को पढ़ा है, तो आपको कैसे लगता है क्या इस दावे में कितनी सच्चाई है? वो पीडीए चोंचों का मुरब्बा है। जिस पीडीए की परिभाषा आज तक अखिलेश जी खुद नहीं जान पाए, वो पी का मतलब कभी पिछड़ा बताते हैं, कभी पंडित बता देते हैं। डी का मतलब कभी दलित बताते हैं, कभी डिम्पल यादव बता देते हैं। ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक बताते हैं, कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी आधी आबादी बता देते हैं। तो जब अखिलेश यादव जी खुद पीडीए की परिभाषा आज तक न जान पाए न समझ पाए, तो दूसरों को क्या समझाएंगे, दूसरों को क्या बताएंगे? इसलिए वो धोखा है, छलावा है। कोई भी इनके इस झांसे में आने वाला नहीं। ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनका साफ कहना है कि हम कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार करें और हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी, कौन सत्ता में नहीं रहेगी। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।